नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और यह क्यों होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी कैसे डायग्नोसिस की जाए और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके सिम्टम्स ठीक करने के लिए सिम्टम्स को और फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे की जाए। यदि आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, पेन हो रहा है मेंसेस के अराउंड, पूरे समय पेट में दर्द रह रहा है, इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, इंटरकोर्स में पेन है, या काफी समय से आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मतलब इनफर्टिलिटी का इशू है आपके साथ में, तो बहुत जरूरी है एक अच्छा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपका हो। इवन यदि फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यंग गर्ल है, उसे मेंसेस में पेन है, तो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल अच्छे से होना, डिटेल में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। एक अच्छे अल्ट्रासाउंड में ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है या कोई और टाइप की सिस्ट है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। चॉकलेट सिस्ट के अलावा इन पेशेंट में यूट्रस पीछे की तरफ चिपकने लगता है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं, जो सामान्यतः 10% लोगों में नॉर्मली भी मिलता है, लेकिन इन लोगों में पीछे की तरफ चिपका रहता है और वो मूवमेंट पेनफुल होता है। एग्जामिनेशन में हमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं जिससे हमें ये सजेस्टिव होता है कि इस पेशेंट को अंदर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सब चिपकना शुरू हो गया है। तो एक अच्छा एग्जामिनेशन, एक अच्छा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत नेसेसरी है इसकी डायग्नोसिस के लिए। ब्लड टेस्ट के लिए आए तो एक CA-125 टेस्ट होता है जिससे हम कुछ हद तक पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस का इशू है या नहीं। ब्लड टेस्ट के आगे बढ़े, एक बार डायग्नोसिस बन गई है तो फिर ट्रीटमेंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और हम किस एज ग्रुप को कैच कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी फर्टिलिटी जिन लोगों के लिए, पेशेंट जो प्लान कर रही है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन सभी लोगों की है जिनको मेंसेस हो रहे हैं। यदि बच्ची है तो अल्ट्रासाउंड होके कुछ मेडिसिन या इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि मेंसेस ना आए और ये पीरियड पेनफुल ना रहे और प्रॉब्लम्स बढ़े ना, सिस्ट ना बढ़े। यदि पेशेंट को प्लान करना है तो हमें जरूरी है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए और प्लानिंग की जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेंसेस से कनेक्टेड है तो इसका ट्रीटमेंट भी मेंसेस को ही रोक के होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट की मेन प्रॉब्लम क्या है और वो किस एज ग्रुप में पड़ रहा है। यदि यंग लड़की है तो उसकी ओनली प्रॉब्लम है कि उसका पेन ठीक कर दिया जाए और ये प्रोग्रेसिव डिजीज को रोक के रखा जाए, तो उन केसेस में हम टैबलेट और इंजेक्शंस देते हैं। यदि पेशेंट को प्लान करना है, यंग कपल है, वो प्लानिंग के पर्पस से है और उनको इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा। और एक पेशेंट जिसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। तो बीच वाला ग्रुप जो प्लान करना चाहता है, इसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज प्रॉब्लम मेंसेस से संबंधित है और प्रॉब्लम ठीक होगी यदि हम मेंसेस को रोक देंगे। मेंसेस रोक हम किस तरीके से सकते हैं, आइदर हम मेडिसिन देके मेंसेस रोक दें, इंजेक्शन लगा के मेंसेस रोक दें, डिवाइस डाल के मेंसेस रोक दें, या पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाए या पेशेंट को मीनोपॉज हो जाए। तो प्रेगनेंसी यदि करनी है तो एग रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन सर्कुलेशन में आएगा और ये ईस्ट्रोजन ही है जो इधर उधर पड़ी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराता है और एंडोमेट्रियोसिस को प्रोग्रेस कराता है। तो यदि हमें प्लान करना है तो हमें मेंसेस चाहिए, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें प्लानिंग करनी है तो उन पेशेंट्स में डिले नहीं करना चाहिए। डिले करेंगे तो चीजें और खराब होती चली जाती हैं, क्योंकि हर मेंसेस के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जैसा मैंने बताया, यंग लड़की और जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, इनके तो पीरियड बंद किए जा सकते हैं क्योंकि अभी इन्हें प्लान नहीं करना है। लेकिन बीच का ग्रुप जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है उसके लिए एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इन केसेस में यदि अल्ट्रासाउंड में जैसे चॉकलेट सिस्ट आई है तो डॉक्टर को ये डिसाइड करना होता है कि हम लैप्रोस्कोपी के लिए जाएं या हम डायरेक्टली ऊपर के ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें। चूंकि इन पेशेंट्स में ओवरी में ही सिस्ट बन रही है, ट्यूब्स अपने फंक्शंस नहीं कर पाती हैं, तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस अपने आप से काफी गिर जाते हैं। अब लैप्रोस्कोपी किन लोगों में करना है, जब नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलरेडी कम है तो लैप्रोस्कोपी करनी है कि नहीं, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स काउंट करते हैं। उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि पहले लैप्रोस्कोपी की जाए या सीधे आईवीएफ के लिए जाया जाए।
लैप्रोस्कोपी का डिसीजन पेशेंट की एज, उसका AMH मतलब एग की क्वांटिटी, उसकी कितनी एज है, कितनी लंबी इनफर्टिलिटी है, साथ में एसोसिएटेड और कोई इनफर्टिलिटी का फैक्टर है जैसे मेल फैक्टर भी है, ट्यूब्स में भी ऐसा लग रहा है पानी या ब्लड भरा हुआ है, साथ में एग का लोकेशन, सिस्ट के पीछे एग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या सिस्ट के आगे एग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एग रिट्रीव करने में, निकालने में सिस्ट रास्ते में आने वाली है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी के लिए जाने की जरूरत है। पेशेंट को यदि, क्योंकि ये पेशेंट जिनको पेन होता रहता है उनके मन में प्रेगनेंसी प्लानिंग तो कहीं होती नहीं, उनकी मेन प्रॉब्लम रहती है पहले ये दर्द ठीक हो उसके बाद दूसरी चीजें की जाएंगी। तो पेन वाले पेशेंट के लिए लैप्रोस्कोपी ही होती है। साइज बड़ा हो रहा है तो लैप्रोस्कोपी पहले करना जरूरी है। AMH पेशेंट का अच्छा है, पेशेंट यंग है, अभी कम साल हुए हैं, उन पेशेंट में लैप्रोस्कोपी का ज्यादा अच्छा रोल रहता है। यदि एग कलेक्शन के लिए रास्ते में सिस्ट पहले आएगी, एग्स उसके पीछे हैं, तो ऐसे केस में लैप्रोस्कोपी पहले की जाती है। उसके बाद यदि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो IVF के लिए जाया जाता है। एक और जरूरी फैक्टर होता है, ये सिस्ट पहली बार डायग्नोस हुई है या एक बार सर्जरी हो चुकी है या दोबारा से ये सिस्ट आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि क्या पेशेंट की पहले लैप्रोस्कोपी की जाए या डायरेक्टली उसे IVF के लिए जाया जाए, क्योंकि हर एक लैप्रोस्कोपी से, हर एक सिस्ट की सर्जरी से ओवरी में कुछ ना कुछ क्षति पहुंचती है, उसके नॉर्मल एग्स इफेक्ट होते हैं, उसका ओवरऑल अंडों का रिजर्व, एग्स का रिजर्व घटता चला जाता है। और अच्छे से अच्छी सर्जरी भी की जाए, चूंकि ये प्रॉब्लम मेंसेस के ब्लड की वजह से है, पेशेंट का शरीर मेंसेस के ब्लड को साफ नहीं कर पाता है, तो रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। 25 से 40% लोगों में अगले 1 से 1.5 साल में फिर से सिस्ट दिखाई दे सकती है, लैप्रोस्कोपी ठीक से हो तब भी, और कुछ लोगों में जल्दी भी रिकरेंस आ सकता है। तो हम इवन लैप्रोस्कोपी कराने के बाद भी 1 साल का वेट करने के बाद फिर से वहीं खड़े हो जाते हैं जो लैप्रोस्कोपी कराने के पहले स्थिति रहती है। तो लैप्रोस्कोपी का डिसीजन इन पॉइंट्स के बेसिस पे डॉक्टर करता है। यदि ऐसा है कि पेशेंट की एज बहुत है, सिस्ट पेन नहीं है, सिस्ट फिर से हुई है, एक बार सर्जरी हो चुकी है, साथ में मेल फैक्टर है, ट्यूब में भी दिक्कत दिखाई दे रही है, दूसरे और इश्यूज भी हैं, AMH कम है, इन सब केसेस में हम लैप्रोस्कोपी के बजाय हम सीधे IVF का पेशेंट को डिसीजन लेने को कहते हैं, क्योंकि बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि हम इवन IVF के लिए जब डिसाइड करते हैं तो जो एग निकल के आए, पहली चीज तो अच्छी क्वांटिटी में एग निकले और क्वालिटी भी उनकी अच्छी रहे, गुणवत्ता भी अच्छी रहे कि बच्चे अच्छे बना सकें, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में पड़ी ओवरीज के एग की क्वालिटी भी बहुत पुअर हो जाती है और इतने अच्छे से एग्स एम्ब्रियो में ग्रो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनके एग्स से बच्चे अच्छी ग्रेड के बना पाना मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम डिसीजन लेने में लेट होंगे कि हम एंडोमेट्रियोसिस को पाले हुए हैं और बार बार लैप्रोस्कोपी में ही हैं या मेडिकल मैनेजमेंट में ही फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो सब कुछ ठीक होते हुए भी हम वो चांस खो देते हैं कि हम अपने एग से प्रेगनेंसी कर सकें। इवन लैप्रोस्कोपी के बाद भी पेशेंट की ये सोच रहती है कि अब लैप्रोस्कोपी हो गई है, सिस्ट हट गई है, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, ये बहुत जरूरी है, इवन लैप्रोस्कोपी होने के बाद भी आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट के लूप में रहें, उनसे लगातार परामर्श में रहें और जो प्रोटोकॉल आपके लिए बनाया गया है, नेचुरल के लिए यदि कंडीशन देख के बोल रहे हैं कि कुछ महीने आप नेचुरल का ट्राई कर सकते हैं तो नेचुरल का ट्राई करें। यदि सीधे IUI के लिए बोल रहे हैं कि 2 से 3 साइकिल IUI में ना हो तो IVF के लिए जाएं, तो उसके लिए जाएं, क्योंकि आपके ऊपर फिर से सिस्ट बनने की तलवार हमेशा लटकी हुई है और यदि फिर से सिस्ट बनेगी तो वो एग्स हम खो देंगे जो हम सिस्ट बनने के पहले निकाल के बच्चे बना सकते हैं। तो हर दिन बीतने के साथ में हमारी सक्सेस रेट अपने एग से प्रेगनेंसी करने की घटती चली जाती है। दूसरी ओवेरियन सिस्ट में ऐसा रहता है कि आपने सर्जरी कर दी या गोली से गल जाती हैं। ये सिस्ट ना गोली से गलने वाली हैं
ना ऐसा है कि दोबारा नहीं हो सकती। अच्छे से सर्जरी होने के बावजूद भी ये सिस्ट दोबारा हो सकती है, क्योंकि आपके ही मेंसेस का ब्लड है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सिस्ट को बनने के लिए। तो ये सिस्ट दोबारा हो सकती हैं। यदि एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 4 और 3 है तो इन पेशेंट्स में आईवीएफ का डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, अदरवाइज हमें कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलती है, इवन आईवीएफ भी फेल हो जाता है। और यदि हम टाइमली डिसीजन लेंगे, लूप में रहेंगे, जो एक एक्सपर्ट इनफर्टिलिटी वाला एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे रहा है, आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जन एडवाइस दे रहा है, आप उसको फॉलो करेंगे तो कुछ लोगों को नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। इसके आगे जब ये पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या चीजों का ध्यान, अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस के चांसेस इन पेशेंट्स के ज्यादा हैं, क्योंकि एग की क्वालिटी पुअर होती है, तो बीज पुअर बनता है तो उसका डिटैच होने का या ग्रोथ रुक जाने का चांस ज्यादा रहता है। तो शुरू के 3 महीने इन पेशेंट्स को ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। और चूंकि ये पेशेंट्स और भी दूसरे फैक्टर्स के साथ अफेक्टेड होते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी जैसे शुगर, बीपी, इन सब की भी दिक्कत इन पेशेंट्स के साथ होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो मेरी सारे एंडोमेट्रियोसिस वॉरियर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने एंडोमेट्रियोसिस, यदि डायग्नोस हो रहा है चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस लैप्रोस्कोपी में या अल्ट्रासाउंड में, तो आप एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। और यदि आपको बोला जा रहा है कि अर्ली डिसीजन टू आईवीएफ लें, तो इसको चेंज ना करें या उन लोगों के पास ना अटके रहें जो ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। एक स्पेक्ट्रम जो पूरा कर रहा है, जो सब चीजों के ऑप्शंस रखता है, उनको कंसल्ट करें ताकि इतना डिले ना हो जाए। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि 2 बार सर्जरी हो चुकी है, अभी फिर सिस्ट है और अब हम उनके एक्स के साथ में नहीं कर सकते हैं आईवीएफ। तो ऐसी स्थिति ना बनाए, टाइमली डिसीजन लें। इस बारे में आपको कोई काउंसलिंग या कंसल्टेशन की जरूरत है तो मैंने ऑनलाइन नंबर नीचे डाला है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास के कोई लोग एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रहे हैं तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें राइट इंफॉर्मेशन मिले। और यदि किसी गलत एडवाइस से, वो गलत तरीके से, गलत प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लेट कर रहे हैं, तो उन्हें डिसीजन मेकिंग में शायद मेरा ये वीडियो हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।